तो भाई कैसे हो, क्या हालचाल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रचित से कि भाई वो कैसे, जैसे अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हो या कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोगों को ये क्वेश्चन था कि ऑपरेशंस कैसे हैंडल करने हैं, कि कैसे बंदा आरटीओ देखे, कैसे बंदा कॉलिंग देखे, कैसे बंदा आईवीआर देखे, मतलब जो भी सारा कुछ होता है ना ऑपरेशंस का। क्योंकि कई लोगों को ऐसे होता है स्टार्टिंग में उनको सेल तो एक लेवल तक आ जाती है, बट प्रॉब्लम क्या होती है, उनको पल्ले नहीं पड़ता कि हम ऑपरेशंस कैसे हैंडल करें, क्योंकि इंडिया में मल्टीपल चीज़ें हैंडल करनी होती है ना, कॉलिंग भी देखनी पड़ती है, सप्लायर के साथ पेमेंट भी। तो मैं तो अपनी तरफ से ट्राई करता रहता हूँ कि भाई हाँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो वाई नॉट कि जो बंदा भाई एक लेवल तक कर रहा है ना, तो उससे पूछो कि उसका कैसा एक्सपीरियंस है। तो अपकमिंग मैं वीक्स में ट्राई करूँगा, जैसे रचित हो गया या एक दो बंदे और जो अच्छा लेवल पे कर रहे हैं, उन सभी का एक्सपीरियंस लेंगे कि वो क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आती थी स्टार्टिंग में, वो उन्होंने कैसे ग्रो किया। तो एक जस्ट आपको माइंड क्लियर हो कि भैया हमको भी प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं कि मतलब ये समझो कि हर किसी के लिए वो चीज़ें ईजी होती है। तो थैंक यू ब्रो रचित। एक तो यार आपको 3-4 बार मैंने बुला लिया, पर ये है कि एटलीस्ट जरा क्या होता है, जैसे जैसे हम बात करते हैं नेचुरल है ना, तो लोगों की बहुत हेल्प होती है कई चीज़ों पे, क्योंकि हम कोई ऐसा तो नहीं कोई स्क्रिप्टेड की है कोई चीज़ पहले ही सोच के कि हाँ वो कर रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा रीज़न है। लाइक हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं उससे किसी की हेल्प हो रही है तो व्हाई नॉट। हाँ, क्योंकि लोग रिलेट कर पाते हैं कि भाई हाँ यार ये बंदा भी मेरे जैसा ही है ना, उसकी भी एज इतनी है तो वो भी कर रहा है, तो यार मेरे को भी यार कुछ ना कुछ तो मैं कर सकता हूँ। तो वो है। तो सबसे पहले तो मेरे को यार ये पूछना, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिन के 50 से 70 मान के लो, या 100 ऑर्डर जो भी आते हैं, ठीक है, जो भी आते हैं, ठीक है, जो भी आपके ऑर्डर है, तो आपकी सबसे पहले कॉलिंग आप कैसे करते हो? आप आईवीआर कॉलिंग करते हो, मैन्युअली कॉलिंग करते हो? उसके लिए आप टीम कैसे बिठाई, कैसे स्टार्ट किया? जो आपका एक्सपीरियंस है मेरे को उसके रिगार्डिंग डिटेल में बताओ, क्योंकि वो जानना है सभी लोगों को भाई कॉलिंग कैसे करता है बंदा। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो तब मुझे इतना पता था कि कैश ऑन डिलीवरी होता है हर एक कस्टमर को। तो तभी तो जब स्टार्ट किया तब ऑर्डर वॉल्यूम था नहीं, तो मैन्युअली ही कॉल कर रहा था मैं सभी लोगों को। तो उसमें दिन के तुम्हें 20, 25, 30, 40 कॉल्स भी हुक करने हो तो तुम कर लेते हो मैनेज, ठीक है। बट एक पॉइंट के बाद है ना, नहीं हो पाता इतना, अकेले एक जन मैनेज नहीं कर पाता है। तो उसके बाद फिर मेरा जो दोस्त है, मैंने उसको बोला, तो फिर ऑपरेशंस वो हैंडल कर रहा था। बट धीरे धीरे ऑर्डर वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा था, तो उसके लिए भी वो प्रैक्टिकल नहीं था कि वो एक बंदा मैनेज कर पाए पूरा। और तभी मैंने फिर एक्सपेरिमेंट करने को चालू किया। तो एक एक ऐप होती थी आईवीआर वाली, और एक एसएमएस वाली होती है कि इनकेस अगर आईवीआर का फोन नहीं उठाया तो उनको एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज चला जाता है ऑर्डर कंफर्म करने के लिए। फिर मैं क्या करता था कि मैं कस्टमर्स को कॉल नहीं करता था, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं डायरेक्टली आईवीआर से कॉल चली जाती थी, ऑर्डर कंफर्म हो जाता था। जस्ट जो कंफर्म नहीं हुआ है, जो आईवीआर से भी कंफर्म नहीं हुआ है और व्हाट्सएप मैसेज से भी कंफर्म नहीं हुआ है, सिर्फ उन्हीं को मैं कॉल करता था मैन्युअली। तो उससे क्या हुआ, मैंने मैंने फिर 1 मंथ के बाद मैंने देखा रिकॉर्ड की इससे कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि तुम मैन्युअली करोगे तो आरटीओ कम आएगा या आईवीआर से करोगे तो ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं होता। मैंने देखा जो मेरा पहले आरटीओ परसेंटेज था उतना ही सेम ही था, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ बस वो है कि तुम्हें अगर हर एक ऑर्डर का एड्रेस मैन्युअली देखना होगा कि तुम्हें अगर डाउटफुल लग रहा है, इनकम्प्लीट है एड्रेस या कुछ अजीब ही है, तो सिर्फ उस कस्टमर्स को मैं कॉल करता था, और आज भी मैं वही फॉलो कर रहा हूँ भी। तो उससे मेरा टाइम भी बहुत सेव हो गया, और सेकेंडली इतनी हैसल भी नहीं है वो सब करने में। मतलब मोस्टली जैसे एग्जांपल के तौर पे हम किसी बंदे ने कंफर्म कर दिया ना, उसका एड्रेस है छोटा, या आपको लगता है भाई इसके एड्रेस में मेरे को डाउट है, तो आप उनको मैन्युअली कॉल भी कर लेते हो, है ना। और एड्रेस में मेन चीज होती है, तुम यहाँ तो देखते हो फ्लैट नंबर है, बिल्डिंग नेम है, रोड का नेम है, सिटी है, एरिया नेम है, लैंडमार्क है। ये अगर है तो तुम्हें कॉल करने की फिर जरूरत नहीं है। अगर उसने ऑर्डर कंफर्म कर दिया तो आई डोंट थिंक कॉल करने की जरूरत पड़ती है। मतलब जो प्रॉपर, जैसे ना किसी ने बड़ा एड्रेस लिखा हो ना, जैसे फ्लैट नंबर का, तो देख के लग जाता है कि ये बंदा ले लेगा ऑर्डर ज्यादा देर। एक्चुअली करेक्ट। हाँ जस्ट जो सिर्फ हाउस नंबर लिखता है, सिटी लिखता है और ये लिख देता है, हाँ फिर वो मेरे को डाउटफुल लगता है, फिर मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ। कई लोग होते हैं जो फिर अपना पूरा एड्रेस भेज देते हैं, वो मैं अपडेट कर देता हूँ और शिप कर देता हूँ। हाँ ये यही है, पर क्योंकि प्रैक्टिकली मैं देखो, मैं वैसे तो मैं आपका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बट मेरे साथ भी जरा क्या पता नहीं, मेरे मेरे जब दिन के आपके 100 से ज़्यादा ऑर्डर होते हैं ना, मेरे से कॉलिंग हैंडल नहीं होती। आप 3 बंदे भी रख लोगे ना ऑपरेशंस के लिए। हाँ ये है कि पहले आपकी, जैसे आप कह रहे हो, सबसे पहले आपका क्या है, पहले आईवीआर कॉलिंग चलती है ऑटोमेटिक वाली, ये आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर आया, इसको कंफर्म करा, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चला लो।
उसके बाद करेक्ट। जब ऑर्डर कंफर्म हो जाए या जिन लोगों ने नहीं कंफर्म किया आप उनको मैनुअली कॉल कर रहे हो, और उसके बाद आप फिर देखते हो कि भाई इसको कैंसिल करना है या नहीं करना, जिस बंदे ने कॉल नहीं उठाई या इसका लेना नहीं है ऑर्डर। और दूसरी बात, जिनका एड्रेस छोटा है आप उनको भी मैनुअली कॉल कर लेते हो। तो ये प्रोसीजर है। और इसमें आपकी जैसे आईवेयर कॉलिंग के थ्रू 100 ऑर्डर आए तो मान के लो 100 में से 50 लोग कंफर्म कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, 40 से 50। 100 में से तो आई गेस 70 to 80% कंफर्म कर ही लेते हैं। फिर तो आपका टाइम ही कितना बच गया। हाँ एग्जैक्टली मेरा टाइम ही कितना बजे, मतलब मुझे वहां पे देखने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप एक टैग लग जाता है सीओडी कंफर्म वाला। हाँ सही मान फिर लो। मुझे जब शिप करना होता है मैं सिर्फ वो टैग फिल्टर में डाल देता हूँ, तो जितने भी कंफर्म वाले ऑर्डर्स आते हैं वो आ जाते हैं और मैं डायरेक्टली शिप कर देता हूँ। जो अनकंफर्म वाले रहते हैं उसका भी मैंने एक टैग लगा के रखा है कि उसने कंफर्म नहीं किया है, वो फिल्टर डालता हूँ, फिर उनको मैन्युअली कंफर्म कर लेता हूँ। ये तो बढ़िया यार सिस्टम है, क्योंकि मैं भी इसी चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि यार प्रैक्टिकली अगर आप सोचो कि हर ऑर्डर के मगर कॉलिंग, और मान के लो उस वो बंदा उस टाइम पे बिजी था और उसने कॉल नहीं उठाई, फिर उसका डाटा रखना, फिर उसको दोबारा कॉल करना, फिर वो मान के लो बाई चांस उसकी वो प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब बंदा ऑर्डर कर रहा है उसके बाद उसका कॉलिंग चल जाती है तो वो फर्क पड़ता है। और ऊपर से लोग कहते हैं कि आरटीओ का फर्क पड़ता है, मेरे को तो लगता नहीं, मेरा तो ऑनेस्टली कभी फर्क नहीं पड़ा। आई एम यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। मुझे भी इतना लाइक फर्क तो नहीं लगा है, लाइक ये आईवीआर कॉल कंफर्म के थ्रू भी कर रहा हूँ तो मुझे तो कुछ फर्क नहीं लगा है। और एट द एंड और टाइम भी बच जाता होगा। एग्जैक्टली कितना टाइम बच जाता है। और मोस्टली जैसे आप जैसे एक तो हो गया ये कॉलिंग का हो गया, बाकी आप जैसे ऑपरेशंस वगैरह, जैसे आप स्टार्टिंग में मान के लो आपको कोई प्रोडक्ट मिला तो आप इंडिया मार्ट के थ्रू या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने सप्लायर ढूंढा, तो वो स्टार्टिंग में आपने पहले 1 मंथ 2 मंथ जब टेस्टिंग कर रहे थे या उसको थोड़ा सा स्केल कर रहे थे तो वो सारा ड्रॉप शिपिंग मॉडल के थ्रू ही कर रहे थे, मतलब जैसे उसकी जगह से इन्वेंटरी उठा के बेच रहे हो कस्टमर को। हाँ मेजरली तो मैंने स्टार्ट वैसे ही किया था। कोई मुझे प्रोडक्ट मिला, मैंने टेस्ट किया, वो चला, तो यूजुअली मैं जो सप्लायर होता है मैं उसी से पहले ही पूछ लेता हूँ कि भाई तू ड्रॉप शिप कर रहा है कि नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग में मुझे वो रिस्क लेना पॉइंट नहीं लगता। हाँ बट हाँ अभी मैं वो कैपेसिटी पे आ गया हूँ कि जहाँ पे मेरे पास फंड्स है कि जहाँ पे मैं वो रिस्क ले सकता हूँ। स्टार्टिंग में मेरे पास इतने फंड्स भी नहीं थे कि मैं इन्वेंट्री लूँ और फिर वो ना बिके तो मैं उसका लॉस भी बेयर कर पाऊँ। तो स्टार्टिंग में मैंने वैसे ही स्टार्ट किया था, ड्रॉप शिपिंग से ही किया था। सप्लायर को पूछ लेता था पहले कि भाई तू ड्रॉप शिप कर पाएगा कि नहीं, वो बंदा हाँ बोलता था और मैं फिर डायरेक्टली ड्रॉप शिप करता था। उसमें मेनली ना मुझे पैकेजिंग देखनी पड़ती थी, ना मुझे आईवीआर मतलब ये कॉलिंग भी देखनी पड़ती कॉलिंग में निकल गई, अब वो भी निकल गया, सारा कुछ निकल गया। प्रोडक्ट पेज बनाता था, एड्स बनाता था, मेरा फुल फोकस उसी पे था फिर। ओके, मतलब ये है कि बंदा भाई 80% अपना फोकस मार्केटिंग में देखे, आईवेयर कॉलिंग के थ्रू मोटा मोटा कंफर्म हो गया, बाकी थोड़े ऑर्डर रहते होंगे वो आप कह रहे हो कि आपका फ्रेंड कर लेता होगा, वो लाइक इजीली मैनेज। इवन अगर आपको 200 ऑर्डर भी आए ना तो वो कॉलिंग 100-150 कंफर्म करा देती है, बाकी आप मैनुअली कर लेते हो, वो हो गया। और वो उसके बाद आप कर यार प्रैक्टिकली ना, मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है बंदा कर भी क्या सकता है ना उसके बाद, अगर आपका आरटीओ ज़्यादा हो गया तो, है ना। वो कहते हैं साम दाम दंड भेद, आपने हर तरह से जो करना था कर लिया, कॉलिंग भी कर ली, ये भी कर लिया, उसके बाद भी अगर आपका बंदे का आरटीओ आ गया तो भैया क्या कर लोगे ना, कुछ नहीं कर सकते। बट वो आपको वो तो मतलब हाँ वो एक रियलिटी है कि भाई आरटीओ तो आने वाले हैं, भले वो फिर 20% हो, 30% हो या 40% हो, ये तो वो मैनेज करना फिर तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे मैनेज करते हो, बट आएंगे वो तो जरूर है। इसका कैसे करते हो, जैसे एग्जाम्पल मतलब एंड ईयर का अपना वो मतलब पैनल में वो मेरे साथ 5-10 मिनट लगते होंगे दिन के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या उससे भी कम। तो पहले हाँ एनडीआर में वो भी पहले मैं मैनुअली कर रहा था, बट मैं निम्बस पोस्ट यूज करता हूँ, ठीक है। तो उसमें है ना एक एक आई गेस एक ऑर्डर वैल्यू मतलब ऑर्डर वॉल्यूम के बाद है ना तुम्हें डायरेक्टली कॉल करते हो, या तो तुम भी सामने से उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो उनकी एक एनडीआर की अलग टीम होती है। अच्छा। तो वो लोग खुद ही कॉल करते हैं, जो एनडीआर वाले कस्टमर्स होते हैं वो लोग ही, उनकी ही टीम कॉल करती है, और जो भी एक्शन लेना होता है वो वहीं पे ले लेते हैं पैनल के थ्रू। मतलब मैनुअली कॉल करते हैं। मैन्युअली कॉल करते हैं हाँ, उनका एक चार्ज होता है, पर कनेक्टेड कॉल 5 रुपीज लेते हैं वो। दैट्स नॉट बैड अगर वो बंदा कन्वर्ट हो रहा है तो। हाँ एग्जैक्टली अगर वो कॉल नहीं उठाता तो तुम्हें कोई चार्ज नहीं लगेगा इन केस, बट वो पिक करता है, वो रिस्पॉन्स देता है, तो 5 रुपीज कटते हैं उसके। बट दैट इज फाइन बिकॉज मेरे को फिर वो उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं होती है, एनडीआर मेरा वो मैनेज हो जाता है। जैसे यार ये बढ़िया चीज़ है, मेरे को एक बढ़िया लगी चीज़ आपकी है ना, क्योंकि मैं भी वो उस वजह से कर रहा हूँ, तो मैं एक वो पैटर्न नोट कर रहा हूँ आपका, वो भाई गेम बड़ी अच्छी है ना, कॉलिंग में मेहनत मार रहे हो
वो चलो ऑलमोस्ट IVR में दे दी, और उसके बाद जो मैनुअली बचते हैं आधे घंटे में 15-20 मिनट में अंदर वो निकल गई। फिर आता है NDR का, वो आप उधर को भाई उनका निम्बस पोस्ट का आपने कहा कि पहले मैं मैनुअली करता था, देन आपको लगा कि भाई इसको भी आउटसोर्स करते हैं कि बिजनेस को और इजी और सिंपल करते हैं ना, जिसमें आपकी मेहनत एफर्ट कम से कम हो, क्योंकि पैसा तो बनेगा बट एफर्ट कम से कम हो, उसके लिए NDR दे दी उन कंपनी को। और ऐसे और भी कई कंपनीज होगी जिसको दे सकते हो, बट दैट डिपेंड्स ऑन कि सही कंपनी कौन है। जैसे आप निम्बस पोस्ट को दे रहे हो तो वो उन्होंने 5 रुपये भी नॉट बैड, अगर यार बंदा ऑर्डर डिलीवर हो रहा है तो कई तो ऐसे ही हो जाते हैं बिना बात पे, तो अगर जिनको करना है तो होगी। उसके बाद बचा ड्रॉप शिप मतलब इन्वेंट्री का, वो भी आप स्टार्टिंग में किसी के थ्रू कर रहे थे कि भैया मेरे को रिस्क नहीं लेना, कि अगर मेरे को अपनी जगह मंगवाऊँ वो टेंशन पड़ेगी, वो ज़्यादा बजट भी कम है, ज़्यादा पीस मंगवा भी नहीं सकते, तो वहाँ से शिपिंग करो। तो ये इससे भी बिजनेस का सारा ऑपरेशन तो चले गए, NDR पे भी टिक लग गई, कॉलिंग पे भी लग गई, दूसरे भी 3 चीज़ों पे लग गई, बट मोस्टली एक चीज NDR के, अगर कोई बिगनर स्टार्ट कर रहा है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले NDR तुम खुद ही कॉल करो, बिकॉज तब तुम्हें समझ में आते हैं कैसे कैसे टाइप्स के कस्टमर्स है और तुम्हें कैसे हैंडल करना है उन कस्टमर्स को। बाद में तुम आउटसोर्स कर रहे हो वो ठीक है, बट स्टार्टिंग में ये चीज तुम्हें सीखने भी बहुत मिलेगी इसमें, क्योंकि कभी कभी कस्टमर्स की कंप्लेंट्स भी होती है ना, उसको कैसे हैंडल करना है वो तुम यहाँ से ही सीखोगे। हाँ ये बात मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली बताऊँ ना, कम से कम 2000 से ज़्यादा लोगों को कॉलिंग मैनुअली खुद की है। जब मैं कनाडा में था तब से मैं पार्ट टाइम कर रहा था, तो मैंने कॉलिंग भी लोगों से खुद को की, और जो अपने NDR का तो उनको भी मैं करता था कॉलिंग। तो मेरे को कस्टमर भी याद हो गए थे कि इसको पहले मैंने कन्फर्मेशन के लिए कॉल की थी, अभी NDR के लिए कर रहा हूँ। तो वो प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसके जब आप इतने लोगों को कॉल कर लेते हो तो आपका एक्सपीरियंस ही बन जाता है ना, कि कैसा कैसा क्या क्या चल रहा है, क्या क्या पैटर्न होता है। बंदे की बात करने से पता लग जाता है ना मोस्टली फिर बंदे को कि क्या क्या हो रहा है। एग्जैक्टली वो तो है टोटली मैं मानता हूँ, एग्री हूँ, क्योंकि वो बिगनर ये इजीली कर भी सकते हैं, बिकॉज इतना ऑर्डर वॉल्यूम होता नहीं है, तो मैनेज करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है स्टार्टिंग में। हाँ, एक ऑर्डर वॉल्यूम आ गया तुम्हारे पास, तुम्हें वो एक्सपीरियंस मिल गया, हाँ बाद में तुम आउटसोर्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और बाकी जैसे आपको जैसे ज़्यादा स्टार्टिंग में क्या इशू आया, मोस्टली मतलब स्टॉक का इशू आया या एड्स का आया? क्योंकि मेरे को ज़्यादा क्या इशू था, मेरे को मार्केटिंग में कर रहा था, एक टाइम में ऐसा आ गया था कि मतलब मार्केटिंग में प्रोडक्ट मिल रहे थे, बट पॉइंट क्या आता था, स्टॉक नहीं मिलता था। वो मेरे को मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता था, क्योंकि वो आपका 100 ऑर्डर आया है, वो सप्लायर कह रहा है मैं 400 का दूंगा, मेरे को चाहिए 250 की आइटम, क्योंकि मेरा मार्जिन नहीं बचेगा, पर वो कह रहा है मेरे पास है 30 पीस, मेरे से ज़्यादा बनते नहीं इतने मैन्युफैक्चर। उसको आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि आई फील लाइक वो बड़ी फटी मेरी तो। ये सेम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आज भी है, टू बी ऑनेस्ट। मेरे पास प्रोडक्ट्स है बेचने के लिए, बट मेरे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है कोई सप्लायर के पास। मतलब ऐसे 2 प्रोडक्ट्स है अभी मेरे पास जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, बट मैं बेच नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मार्केट में वो है ही नहीं। तो वो एक बड़ी दिक्कत आई है। तो अभी इसलिए मैं अपने लोकल मार्केट में कोई मैन्युफैक्चरर्स ढूंढ रहा हूँ जो मुझे ये बना के दे सकते हैं, वो बेस्ट बिकॉज रहेगा। इसका और कोई सोल्यूशन तो मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने आराम से इंडिया मार्ट पे जैसे 10-15 सप्लायर को कांटेक्ट किए रहेंगे, किसी के पास भी माल रेडी नहीं है, या स्टॉक आउट है या तो है ही नहीं। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ये चीज़ का पंगा बहुत बड़ा है। और मेरे को जो इसका परमानेंट सोल्यूशन मिला ना प्रैक्टिकली, वो तो भाई मिला है बनवाने का। कोई भाई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि चाइना से आप मंगवाओगे वो आएगा 15-20 दिन में, और उसकी इन्वेंट्री चाहिए ज़्यादा, वो रहेगी टेंशन दिमाग में। 200 पीस मंगवाओगे वो 4 दिन के अंदर निकल जाएगा, 1000 पीस मंगवाओगे वो स्ट्रेस रहेगी माइंड कि आपका वो पैसा अटक गया एक जगह पे। तो आपको चाहिए कोई ऐसा बंदा जो आपको 200 पीस 100 पीस या 300 पीस बना के दे, चाहे आपका बिजनेस 2 लाख की सेल आ जाए दिन की। तुम मतलब ऐसे मैन्युफैक्चरर्स भी है, मतलब मार्केट में तुम ढूंढोगे तो मिल जाओगे। तो अभी मैंने एक मैन्युफैक्चरर, मैं कल ही गया था मिलने, मैंने बहुत कन्विंस करने को ट्राई किया, और मेरा 50 ऑर्डर क्वांटिटी में वो रेडी है बनाने को, विद इन उसने बोला 10 दिन में रेडी भी हो जाएगा। तो मेरे लिए तो अच्छा है, बिकॉज विद इन 10 डेज 50 ऑर्डर क्वांटिटी का रिस्क मैं आराम से उठा सकता हूँ, अभी उसका कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे उसकी क्वालिटी भी पता चल जाएगी क्या है, और विद इन 10 डेज तो वो मेरा जो 50 मैंने ऑर्डर दिए वो 10 डेज के लिए चल भी जाएंगे, तब तक मैं दूसरे ऑर्डर भी दे सकता हूँ, मतलब और बढ़ाना हो तो। हाँ आराम से निकल जाएगा ना, क्योंकि वो कुछ अगर इशू भी आ जाता है तो बंदा प्राइस ही कम कर ले, वो इजी निकल जाएगा। बट ये और तुम्हें हाँ प्राइसिंग वाइज भी बहुत डिफरेंस मिलेगा। तुम अगर मैन्युफैक्चरर मिलता है ना तुम्हें कोई अच्छा, तो चाइना के कंपैरिजन में और क्वालिटी, इवन क्वालिटी के कंपैरिजन में तुम्हें यहाँ पे मिल सकते हैं अच्छे। ट्रू, 100% ट्रू मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास
जो मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो भी डाली थी ना, फोल्डेबल बैग था जिसको मैं कर रहा था, तो वो चाइना की क्वालिटी इतनी घटिया थी, कस्टमर कंप्लेंट कर रहा था। बट वो मैंने लोकल 10-15 जगह पे धक्के खाए, पूछा कौन बना सकता है, तो एक बंदे ने बना दिया, तो उसका कम से कम मैंने 3 से 4 हज़ार पीस ऐसे निकाला। तो पॉइंट था क्या होता है, क्वालिटी भी फ़र्क पड़ता है और प्राइस भी सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू मेरे साथ कई बार। तो वो तो मैं पॉइंट है, पर ये मेरे हिसाब से ना आपका ये चीज़ का क्या मानना है कि भाई ये प्रॉब्लम रहेगी? क्योंकि मेरे हिसाब से मैं तो ये मानता हूँ कि अगर बिजनेस कर रहे हो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स रहेगी आपकी, ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं कह सकते। तुम ऐसे एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते कि हर एक इसका तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही ना मिले, वो तो आने ही वाली है, नो डाउट। हाँ, बट यही मजा है ई कॉमर्स करने का भी। कुछ चैलेंजेस रहेगा तभी तुम्हें मजा भी आएगा करने के लिए। कोई चैलेंज ही नहीं रहेगा, एकदम सब इजी हो जाएगा, तो देयर इज नो फन इन डूइंग दिस। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वो बोझ चैलेंजिंग बन जाता है। सिचुएशंस आओगे, तुम अपना दिमाग लगाओगे, अच्छा ये नहीं तो ये, अच्छा ये सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो और क्या कर सकते हैं, तब तुम्हारा दिमाग चलेगा। हाँ सही बात है, कि अगर आपको लगे कि भाई ये इन्वेंट्री यहाँ से नहीं मिलती और बंदा उठाओ, इधर से देखो वो देखो, हाँ, तो वो फर्क तो और पड़ता तुम्हारे अंदर वो कीड़ा होगा ना, तुम कहीं कहीं से कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो ढूंढ ही है। लोगे। मैं आपकी बात पूरी रिलेट कर पा रहा हूँ ना, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग किया तो मेरे को पता है ना, लॉकडाउन से पहले वो प्रोडक्ट वो चल रहा था बैग वाला ना, वो कह रहे इन्वेंट्री नहीं मिलेगी, तो मैं कहा भाई क्या करूँ, वो बंदा कह रहा है मैं लाइक वो था पता नहीं गुजरात से, हूँ वो गुजरात से शिपिंग नहीं हो रही पंजाब में, तो मैं कहा मैं इन्वेंट्री कैसे मंगाऊँ, मेरे पास तो है ही नहीं। तो वो बंदा कुछ ना कुछ निकाल लेता, पर ये कि चैलेंजेस तो रहेंगे भाई ऐसे छोटे मोटे, तो इसका कोई पक्का सोल्यूशन नहीं मिल सकता आपको, कोई बंदा कहे कि जैसे हर चीज़ का कोई फॉर्मूला हो। और आपको जैसे इससे पहले जैसे हम आप कर रहे थे, तो कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ मतलब लो कॉलिंग में कि भाई ये कस्टमर ने पूरा कहा कि भाई हमको लेना नहीं है, जैसे कुछ ज़्यादा अलग लेवल पे हुई बेइज्जती टाइप की, हाँ भाई नहीं लेना? मेरे साथ तो 1-2 हुए, पर वो पार्ट है वो। एक्चुअली हुए, बट इसमें तो एक कस्टमर ने प्रीपेड ऑर्डर किया था, प्लेस ऑर्डर किया था, और 1 फरवरी को उसने ऑर्डर प्लेस किया था, नहीं सॉरी 1 जनवरी को उसने ऑर्डर प्लेस किया था, और 20 जनवरी तक उसको ऑर्डर मिला ही नहीं, और शिपिंग ट्रैकिंग में था कि वो अभी भी इन ट्रांजिट है। तो मैंने कैसे सब आउटसोर्स करके रखा है, इंडिया टीम और ये सब, तो मैंने एक्चुअली ध्यान नहीं दिया। ये मेरी तभी मिस्टेक हुई थी, पर तभी मुझे ये लर्निंग भी मिली इसमें, कि जो एनडीआर कॉलिंग हो रहा है, उस पे एक तुम्हें ओवरव्यू देखना ही होगा कि भाई जो जिसने ऑर्डर किया है उस पर क्या रिमार्क आया है और वो डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ। तो उस बंदे ने कॉल किया, एंड पहले तो पूछा, ये मेरे वेबसाइट का नाम बोला, मैंने बोला मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया था ये तारीख को। मैंने बोला अच्छा ठीक है, रुको मैं चेक कर लेता हूँ। चेक किया तो मैंने भाई इन ट्रांजिट ही दिखा रहा है, 20 दिन हो गए, प्री पेमेंट किया है। तो वो कस्टमर इतना भड़क गया, उसने बोला कि मैं मेल लिखूंगा, मैं ट्विटर पे तुम्हारे ये डालूंगा, मैं ऐसे कंप्लेन करूंगा, वैसे कंप्लेन करूंगा, तुम्हारे हायर अथॉरिटी का मेरे को नंबर दो, मेरे को उससे बात करनी है। तो मैंने उसको एकदम प्यार से मैं ही हूँ सब समझाया। कुछ, मन में कहना था हाँ, मैं सब कुछ। मैंने बोला कि सॉरी, मैं सिर्फ कस्टमर सपोर्ट मैनेजर हूँ, आपको चाहिए तो मैं ईमेल आईडी दे देता सभी हूँ। कुछ तो हम खुद ही मैनेज कर रहे हैं। हाँ, तो नहीं, बट इसमें ऑफकोर्स कस्टमर की तो कोई गलती नहीं थी, उसने तो ऑफकोर्स प्री पेमेंट किया हुआ था। तो मैंने मेरे जो निम्बस पोस्ट पे जो मेरा कुरियर मैनेजर है, मैंने उसको मेल लिखा कि ऑलरेडी प्रीपेड ऑर्डर है और ऐसा हो रहा है, कस्टमर मेरे को बहुत। मैंने फिर अपने मैनेजर लाइक जो मेरा अकाउंट मैनेजर है निम्बस पोस्ट पे, उसकी और कस्टमर की बात करें, कस्टमर ने उसको भी सुना दिया। तो मैंने बोला कि मैंने पहले उसको ऑप्शन दे दिया था कि आई अंडरस्टैंड ये हमारे साइड से गलती हुई है, तो इसके लिए मैं आपको पूरा रिफंड कर दूंगा, और इवन इफ आपको प्रोडक्ट डिलीवर होता है आपको रिटर्न फ्री में मिल जाएगा। हाँ, बिकॉज ये हमारे साइड से मिस्टेक हुई है, वी टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस करके। तो उसके बाद से तो आज तक कुछ आया नहीं है, मैंने रिफंड भी कर दिया है ऑल्दो, बट हाँ तभी मेरे को एक लेसन मिल गया कि भाई जो एनडीआर हो रही है एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लो, वो हार्डली 5-10 मिनट्स का काम है तुम्हें। वो तो होता ही नहीं है यार, अगर आपको दिन का 200 ऑर्डर भी आ रहे हैं ना, आई कैन से इट विल टेक ऑलमोस्ट 5 से 10 या 15 मिनट मैक्सिमम। कई में तो ऐसे रीअटेम्प्ट डल जाता है, सिंपल डाल दो जाए। यस। और ये चीज़ जो आपके साथ हुई ना, मेरे साथ भी बहुत बारी हो चुकी है, बट मैं मैक्सिमम जरा क्या करता हूँ, मैं रिफंड भी कर देता हूँ और प्रोडक्ट भी कहता हूँ डिलीवर ले लो, मैं नया भेज देता हूँ, तुम खुश रहो, क्योंकि यार 200-400 का प्रोडक्ट आपको पड़ेगा ना, या 500 का,
क्यों कस्टमर को इधर कैसे, एक तो बंदे ने प्रीपेड ऑर्डर किया है ना, ऑनलाइन एडवांस में पेमेंट आपको दी है, सीओडी दी तो बात ही अलग है। और वो उस बंदे की तो मैं कहता हूँ इज्जत करो। तो अगर मेरे 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 साथ अगर बहुत बार ऐसे हुआ है लाइक, क्योंकि जब आप वॉल्यूम करते हो ना तो कई बार ऐसे हो जाता है कि रेजर पे में आपकी पेमेंट आ जाती है पर कस्टमर को ऑर्डर कंफर्मेशन वगैरह नहीं गई, मतलब मेरे सिस्टम में ड्राफ्ट ऑर्डर ही शो कर रहा है। तो उसका क्या सोल्यूशन है? तो मैं उसका भी चेक कर लेता हूँ रेजर पे में कि पेमेंट आई तो नहीं है कस्टमर की, उसको मैनुअली कस्टमर को कॉल कर लो। क्योंकि यार मेरी वही रिस्पेक्ट है बंदे को जो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है एडवांस में, उसने एक ट्रस्ट किया है, उसको 100 रुपये की बादू चीज़ भेज दो पर उसके साथ बेईमानी मत करो। सीओडी वालों को चलो आप ना ही भेजोगे, वो क्या कर लेगा ना। करेक्ट करेक्ट। बट मैं भी अगर वो कस्टमर के जगह पे होता, मैंने अगर कहीं पे प्री पेमेंट किया है, 20 दिन हो गए मेरा ऑर्डर आया नहीं है, तो ऑफकोर्स मेरे को भी गुस्सा तो आएगा ही वो चीज का। हाँ तो बट मैं हैंडल कर लेता हूँ। अभी जैसे एक्सपीरियंस मेरे को भाई कोई कस्टमर दे दोगे ना तो आई कैन हैंडल इट, बट पॉइंट है कि फिर भी बंदा कुछ कर नहीं सकता। बाकी एक क्वेश्चन ये था कि जैसे लोग कहते हैं कि भाई आरटीओ आ गया, भाई आरटीओ जिंदगी लोगों की हराम आरटीओ से है कि ये हो जाएगा आरटीओ के साथ, पता नहीं। अगर आपका आरटीओ मान के लो आप टेस्टिंग कर रहे हो, अगर आपको आरटीओ आ गया, मैक्सिमम क्या कर लोगे आपके हिसाब से? आप क्या क्या कर सकते हो कि भाई अगर मेरा आरटीओ ज़्यादा आ गया, उसका मैं मैक्सिमम कि ये मेरा भाई सोल्यूशन है, अगर मैं आपकी जगह पे हूँ, मैं प्रोडक्ट टेस्ट करूँ, मेरा आरटीओ ज़्यादा आ गया, तो मेरे पास क्या सोल्यूशन है? या तो प्रोडक्ट ही ये है लाइक नहीं चल रहा है वो चीज, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि हर प्रोडक्ट के लिए वो उतना ही आरटीओ आने वाला है। तो अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट तुम टेस्ट कर रहे हो और उस प्रोडक्ट में ही आरटीओ ज्यादा आ रहे हैं, तो तुम प्रोडक्ट ही चेंज कर दो। लाइक उसके पीछे क्यों इतना अटैच होना है तुम्हें? ये भी ये पॉइंट। तो मेरा बेसिक फंडा है। बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऐसे एक दो प्रोडक्ट्स मिले मुझे भी, जिनका लाइक मैंने ट्राई किया है। और स्टार्टिंग में मैं हमेशा लोअर एंड पे ही बजट रखता हूँ, लाइक कभी हायर एंड पे सीधा जंप नहीं करता। 1000 से तो 2000। मुझे पता चल जाता है विद इन 15-20 डेज की कितना आरटीओ आ रहा है, कितना डिलीवर हो रहा है। उस बेसिस पे डिसीजन ले लेता हूँ कि भाई ये चलने वाला है कि नहीं। हाँ ये भाई पॉइंट देख लो, अगर आप देख रहे हो ना वीडियो जब देखोगे कि अगर बंदे का कोई प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो तो उसको पहले छोटे बजट पे 10-15 दिन चलाओ, पता करो हम्म। उसका आरटीओ परसेंटेज कितना कार है, उसके बेस पे स्केल करो। पहले दिन छाल मत मारो कि वो बाद में ना अकाउंट में कुछ पैसा बचे, बाद में कहोगे भाई इधर जोगे ना बचे ना उधर जोगे। तो सेल आ भी रही है, करेक्ट। ठंडे हो जाओ, वो आराम से रिलैक्स करो, हवा में मत उड़ो। जब टाइम आएगा उड़ने का वो अपने आप ही वो चलेगा फिर, है ना बाद में। इवन जो मेरा फर्स्ट विनिंग प्रोडक्ट भी मिला था मुझे, मैंने आई गेस 15 दिन तक उसका बजट 500 ही रखा था। मैंने बढ़ाया नहीं दैट्स अ था। गुड थिंग ब्रो, ऑनेस्टली मैं भी ऐसे ही करता हूँ। और वो आपका पैसा सेव करेगा अगर आपने बिजनेस से 10 लाख भी कमा सेव लिया। भी करेगा। हाँ और तुम्हें पता चल जाएगा अगर ये कंसिस्टेंट सेल दे रहा है ये बजट पे, और तो आरटीओ भी कम आ रहा है, तो वो ये आगे भी देगा तुम्हारा ज़्यादा बजट पे भी। हाँ। तो वो तो पॉइंट है, मैं मानता हूँ वो चीज़ का इम्पोर्टेंस तो है कि हाँ भाई अगर आप कर रहे हो। बाकी मोस्टली मेरे हिसाब से यार अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा सा चीज़ों को सिंपल एंड ईजी बना के चलोगे ना, मच बेटर रहेगा। तो तुमको लगता है कि कुछ अलग लेवल की कोई चीज़ होगी, कुछ है ना ऐसे, वो कहते नहीं अलादीन का चिराग है, घिस दो उसमें प्रोडक्ट सर्च का मेथड निकलेगा और उसमें से हम कुछ करेंगे उड़ के करोड़ों की सेल आ जाएगी। भाई अकाउंट भाई ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिकली थोड़ी बहुत मेहनत करनी पाती है प्रोडक्ट सर्च में। थोड़ा देखो, अपनी एड्स को इम्प्रूव करो, मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी मार्केटिंग में स्पेंड करो, उसमें अच्छा कर लोगे। बाकी चीज़ों को क्या है यार ब्रो, इंडिया में भी आउटसोर्स करने के लिए हर कंपनी तो है, जैसे आप कह रहे हो ड्रॉप शिपिंग, तो वो इतनी टेंशन लेने की लोड़ ही नहीं। जितने भी ऑप्शन है सब कुछ आउटसोर्स हो ही सकते हैं। हाँ और एक चीज और भाई, कई लोग है ना इसको जैसे वो समझते हैं कि जैसे हम व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं डाल देते हैं कि हाँ कि कपड़ों के, कि जैसे किसी ने खरीदना होता है हमारे रिश्तेदारों हाँ ने, हाँ वो वही ये उस टाइप का बिजनेस नहीं है, प्रॉपर बिजनेस है जिसको आप अपनी एक दुकान बना रहे हो, एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केटिंग हाँ। कर रहे हो। वो उस समय के चलो, ये ऐसा नहीं कि 2-4 हज़ार से स्टार्ट हो जाएगा, तो 20-30-40 हज़ार कुछ ना कुछ तो पैसा लगेगा ना। नॉट बैड कि इतना तो आप लेके आओ। ये मान के चलो तुम अपनी अगर कोई फिजिकल दुकान खोल रहे हो तो तुम वहां पे रेंट पे करते हो, सब सब ऑपरेशंस के लिए इलेक्ट्रिसिटी सब पे करते हो। यही मान के चलो कि सबसे सस्ता वाला रेंट तुम पे कर रहे हो शॉपिफाई पे 2,500 का। और आपका 1500 का। आपने कितने बजट पे स्टार्ट किया था, लाइक एवरेज, मतलब अगर मोटा मोटा, मतलब इफ यू कंफर्टेबल कि भाई हाँ मैंने इतने के एवरेज मेरा पैसा था कि जिसको मैंने स्टार्ट किया था इतने पैसे से। ये मैंने पहले भी आई गेस बताया है। मैंने आई गेस अराउंड 20 से 30,000 था मेरे पास तभी मैंने जब स्टार्ट किया था, ओके। 20,000 या 30,000। और उसके बाद 500 के बजट पे आराम से धीरे 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 चले यस यस। आएगा भाई। मतलब उसमें भी मैंने पहले जो ट्राई किया था एक प्रोडक्ट, उसने सेल दिया बट उसमें मुझे ब्रेक इवन ही हुआ था। तो मतलब प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ। एक कितने महीने का चला बजट वो। बट उसमें बट हाँ वो मैं स्केल नहीं कर पाया। लाइक उसमें स्केल कर रहा था तो मुझे लाइक अच्छा
रिटर्न्स नहीं आ रहे थे उस पे। तो 1 मंथ बाद मतलब कंटिन्यूस में साइड बाय साइड टेस्ट तो कर ही रहा था, और वो जब फर्स्ट विनिंग प्रोडक्ट मिला वो फाइनेट के ही बजट पे मैंने रखा था तभी भी, और उस पे लेकिन मेरे को कंसिस्टेंट सेल्स भी आ रही थी और रोएस भी बहुत अच्छा था। और हाँ 15 डेज के बाद मैंने स्केलिंग चालू की और तभी से देयर इज नो लुकिंग बैक। बढ़िया भाई, ऐसे ही होता है ना। मेरा भी, मैं मानता हूँ, मैंने भी यार, लोगों को लगता होगा भाई, सच में बता रहा हूँ, 60 से 70 हज़ार से स्टार्ट किया होगा मैक्सिमम। उससे ज़्यादा जो पैसे थे ना वो पहले लूज़ हो गए थे, क्योंकि एक प्रोडक्ट में आरटीओ बहुत ज़्यादा हाई चला गया था, तो वो एक गलती हो गई थी। उसके बाद 50 50 हज़ार 60 हज़ार बचे, तो उसके साथ ही सारी गेम पलट दी। पॉइंट ऐसा क्या होता है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। पहले एक प्रोडक्ट मिला, उसकी 25-30 हज़ार की सेल आ रही है, बट आपको पता है कि लाइक आई एम मेकिंग 40 से 50 हज़ार 60 हज़ार मंथली बना रहा हूँ। फिर आगे बढ़ते हो, फिर वो नेक्स्ट स्टेप आता है। वो एक जर्नी होती है, बिजनेस है, प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप भाई कर रहे हो, ठंडे मत पड़ो कि हाँ यार ये एक प्रॉब्लम आ गई, भाई क्या ज़िंदगी, पता नहीं क्या बिजनेस, थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, झेलो भाई, हम भी कर रहे हैं, वो पार्ट है गेम का। हाँ ये कि ऑनलाइन फील्ड है, कब चेंज हो भाई हमको नहीं पता, ये सच्चाई है ना, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी बदलता है, इसका कुछ भरोसा नहीं। वी डोंट नो कि क्या हो जाए। जैसे ये मैं पहले बड़े माइंड में रखता हूँ ना, बैक ऑफ द माइंड, अपने मन को सच बोलो ना, झूठ क्यों बोलना। पता है कि एनी टाइम कि फ्यूचर में कुछ मार्केट चेंज होगी, मे बी नहीं होगी, बट क्योंकि हम भी टाइम के साथ साथ चेंज हो जाएंगे, बट कुछ हो गया। लेकिन फॉरेन अगर आप देखोगे, मे बी आई थिंक लोग कर रहे हैं अगर करने को, बट बहुत ज़्यादा ही हाई कंपटीशन हो चुका है इन टर्म्स ऑफ एड्स, और आपको मार्केटिंग बजट ही बहुत लगता है ना, क्योंकि आपको देखोगे हर फील्ड में मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ चुकी है। हाँ, तो मैंने जब स्टार्ट किया था, तो जिनको नहीं मालूम, मुझे तो 4 साल हो गए, मतलब मैं ये ई कॉमर्स ट्राई कर रहा हूँ। तो मैंने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग ही चालू की थी, तो उसमें भी मुझे 1,20,000 का लॉस हुआ है। वो वो लॉस भी सेटबैक वो था, लॉस फेलियर था। हाँ, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, बट हाँ मेरे को सीखने भी बहुत कुछ मिला उसमें। एंड लास्ट ईयर ही लाइक मैंने जब इंडियन ई कॉमर्स चालू किया तब मुझे ये जो छोटी मोटी सक्सेस मिली है वो। बट हाँ वो है तो कि तुम्हें लॉस तो होगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें स्टार्टिंग में कभी लॉस ही नहीं होगा, और तुम्हें ऐसा बिजनेस चाहिए वो बस जो तुम्हें प्रॉफिट ही दे, तो वो चीज तो नहीं हो पाएगी बॉस। हाँ लॉस होगा छोटा मोटा, बट तुम वो लॉस में से सीखोगे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या गलतियां की है, भाई मैंने भी उसको इम्प्रूव किया करना है। है। मेरा सबसे बड़ा एक तो चलो हो गया स्टार्टिंग में, जब मेरा बिजनेस एक लेवल पे चला गया, मेरा 6-7 लाख का लॉस हुआ होगा, वो सारा कोरियर की गलती की वजह से। एक कोरियर का वेट डिस्प्यूट हो गया, ये शेयर किया था। तो भाई मेरे को वो दुख लगा ना। मेरा 6 लाख आज होता तो मैं सोच के देखो 5-6 कंट्री घूम लेता फॉरन की, 1-1 लाख के करके भी, फिर भी मुकता नहीं 6 लाख पूरा। बट पॉइंट है कि वो मेरा बिना बात में नुकसान हुआ, बट कुछ नहीं, बिजनेस का पार्ट है। तो ऐसे से छोटे छोटे खर्चे बचाए भी है, कई जगह खर्चे लगे भी हैं। बट मैं अपनी तरफ से यही कहता हूँ भाई, अगर आप कर भी रहे हो ना, तो चीज़ों को करने पे ज़्यादा फोकस करो, सोचने पे ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, क्योंकि लोगों की आधी ज़िंदगी सोचने में निकल जाती है, ये होगा वो होगा, वो कर नहीं पाते। ये मेरे को तो यही बड़ा रीज़न लगता है फेलर का। वेरी वेरी ट्रू। लाइक एग्जीक्यूशन पे लोग इतना ध्यान नहीं देते, घंटे घंटे वीडियोस देखेंगे, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आएगी तो कुछ करेंगे नहीं, भाई बहुत स्टक हो जाएंगे। बहुत बंदे देखे हैं, मैं सच में बता रहा हूँ। अभी तो चलो, अभी तो जैसे आप मिले हो, आपके जैसे और मेरे को बस बहुत लोग जानते हैं। सबसे बड़ा कॉमन रीज़न होता है लोगों, बहुत लोग टैलेंटेड है ब्रो, इतने टैलेंटेड है ना। मैं तो भाई, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं, क्या है भाई, एक छोटे लेवल पे 2-4 लाख कमा लेंगे, या 1-2 लाख, वही है, और क्या होगा। वो भी कभी कभार रुक जाएगा जब हो जाएगा। भाई लोग इतने टैलेंटेड देखे ना, इन्फॉर्मेशन नॉलेज हर तरह की है। उनके साथ बात करोगे ना तुमको कि भाई इतने स्मार्ट है, बट जो उन्हें पूछोगे भाई किया क्या, किया कुछ नहीं है, नॉलेज इनके पास सारी है। यूट्यूब पर सारी वीडियो देख देख छोड़ी हुई है, सारी वीडियो मेरी भी देखी होगी, 10 बंदों की और भी देखी है। भाई किया क्या, किया कुछ नहीं है, सारा कुछ पता है, कहाँ से कॉलिंग होती है, कहाँ से ये होता है। भाई तुम करके देख लो ना, प्रैक्टिकली पैसा भी कमाना और सेल दिखाना, जब बिना बात में। भाई मेरे को नॉलेज के बेस पे भाई घंटा कुछ नहीं होता ना, थोड़ा करना पड़ता है, खुद को रिस्क लेना पड़ता है। बिजनेस है ना लाइफ का, तो वो मानता हूँ कम एज पे कई लोग नहीं ले पाते, बट स्टिल यू कैन टेक इट ब्रो। अगर आप किसी कॉलेज में भी जा रहे हो, अगर नहीं पैसा है तो 20-30 हज़ार जोड़ लो, 40 हज़ार सेव कर लो, कहीं जॉब कर लो 10 हज़ार मंथली, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो 40 हज़ार सेव कर लो, उसके बाद कर लो स्टार्ट। नॉट बैड ब्रो। तो अभी आप उसमें अगर थोड़ा लॉस भी होता है तो तुम्हें सीखने भी बहुत कुछ मिलेगा। हाँ ये लॉस की भी वैल्यू बहुत है। मैं मानता हूँ, टोटली 100% ट्रू ब्रो। बंदा, जब मैंने मार्केटिंग इंडियन ई कॉमर्स में फॉरेन के थ्रू सीखी, क्योंकि मैं फॉरेन में पहले गूगल एड्स चलाता था, फिर मैंने फॉरेन में दूसरी एड चलाई, बहुता पैसा नहीं उड़ाया, $400-500 उड़ाया होगा, क्योंकि मैं स्टडी के साथ साथ कर रहा था। बट उसके थ्रू मैंने 6-7 प्रोडक्ट ट्राई कर ले, ऐड बनानी सीख ली, ऐड चलानी कैसे है, वो चीज़ें मेरे को आ गई।
बाकी चीज़ें तो मैंने वो कर ही लिया, वो मैं मार्केटिंग में कर लिया। तो मैं स्टूडेंट था तो मैं स्टूडेंट में ही कर रहा था 80 हज़ार के, मैं दिमाग हिल गया क्योंकि मेरे को अपने आप पे नहीं भरोसा था भाई इतनी सेल आ सकती है। तो वो बंदा कर करके पता लगता है। बाकी आपका क्या विजन है अभी फ्यूचर में कि इसको प्रॉपर, इस जो आप वेबसाइट चला रहे हो इनको प्रॉपर ब्रांड बनाऊं या अपनी सेल को बढ़ाऊं या कुछ और कुछ है? काइंड ऑफ मेरा अभी विजन उस तरफ जा रहा है, लाइक थोड़ा ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस कर रहा हूँ अभी क्योंकि मैन्युफैक्चरर पे मिल गया ना, तो ब्रांडिंग मेरे लिए थोड़ी अभी इजी हो गई है। मैं ब्रांडिंग अच्छे से कर सकता हूँ जो भी मैं प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ उस पे। सेकेंडली, एवरी मंथ ऑन मंथ थोड़ा थोड़ा करके मुझे अपना कैपिटल इंक्रीज करना है साइड बाय साइड। मैं अभी ये ईयर मेरा फोकस है कि जितना मैं कैपिटल सेव कर पाऊँ उतना करूँ, एंड अल्टीमेटली मुझे फिर वो कैपिटल को इन्वेस्ट करना है ऐसे अलग अलग। बिकॉज वही है कि मैं इस चीज पे 100% डिपेंड नहीं रह सकता। कल क्या हो जाए, मुझे ऐसा ना हो कि कल कुछ हो जाए मार्केटिंग के फील्ड में या कुछ भी, और मैं अपना ओनली सोर्स ऑफ इनकम भी खोलूं। तो आई वांट टू डाइवर्सिफाई दैट, बिकॉज कैपिटल तो अभी हो रहा है धीरे धीरे। बस अभी वो कैपिटल को इन्वेस्ट करना है अलग अलग जगह पे और डाइवर्सिफाई करना है। देख लो भाई, ये बात सही है। मैं मानता हूँ कि ये पॉइंट है कि अगर यार बंदा कमा भी रहा है ना, उसको पता है कि एक जगह पे हम टिक नहीं सकते ना, कि इफ़ इन केस एनीथिंग कैन हैपन, तो आपको एक दो जगह पे इनकम सोर्स अपने बढ़ाने पड़ेंगे। चाहे वो एफडी का ब्याज ही हो, आप 10 लाख के मगर 70,000 ही खा रहे हो सार का, पर ये है कि आपको पता है भाई कुछ ना कुछ तो मेरे को करना पड़ेगा। क्योंकि या तो वो बिजनेस आपका बहुत अलग लेवल पे चला गया ना, आपने उधर से 5-6 करोड़ सेव कर लिया या 2-4 करोड़ कर लिया, फिर तो आप बात ही अलग होगी ना। फिर तो आपके पास वो अकल बंद हो जाएगा, देन यू गॉट टू नो दैट कि मेरे पास कुछ ना कुछ बचा है। बट ये है कि बंदा सेव करे, अपने पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करो, धीरे धीरे आगे बढ़े। बाकी भाई बढ़िया लगा ये बात करके कि ये है कि भाई इधर कैसे होता है रचित भाई। मैंने आपके थ्रू 2-3 सेशन क्यों किए, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी यूट्यूब पे भाई, अगर आप ऐसी बात करते हो ना रियल पे जो वो बंदा कर रहा है, तो लोगों को यार बहुत हेल्प होती है कि यार उनका कि हाँ वो एक इसलिए रिलेट कर पाते हैं। हाँ रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि वो एक जो रिलेट होता है, हाँ यार ये बंदा कर रहा है तो वाई नॉट। तो मेरा भाई वही मकसद है। मैं कहता हूँ अगर 5-6 बंदे और या 10 बंदे भी ना अपना माइंड सेट को चेंज करके वो कर लें, तो यार कुछ ना कुछ तो मैं भी अपनी तरफ से छोटा मोटा इम्पैक्ट तो कर रहा हूँ, जो आप भी कर रहे हो अपना टाइम दे के। तो वो चीज़ मैटर करती है। बाकी बढ़िया लगा सेशन में, थैंक यू ब्रो।